हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए व्हाट इज बैकएंड एंड व्हाट इज एपीआई। हाँ जी, बैकएंड क्या है, मतलब कि सर्वर क्या चीज होती है और एपीआई क्या चीज होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा एक बार। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक बार मैंने एक यहाँ पर पोस्ट की थी कुछ दिनों पहले कि आपके लिए पहले कौन सा कोर्स लाया जाए, बैकएंड मास्टरी विद नोड.जेएस या फिर जावास्क्रिप्ट जर्नी। तो आपने वोट किया है, 21 जनों ने टोटल वोट किया है यहाँ पर, और 21 में से 62% जो है वो सभी के सभी बैकएंड पर है, मतलब कि नोड.जेएस पर है। तो नोड.जेएस करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बैकएंड होता क्या है, सर्वर होता क्या है ना। तो उसके लिए ये एक वीडियो मैंने स्पेसिफाई करी है। इस वीडियो के अंदर कोई परफेक्ट लैंग्वेज के बैकएंड नहीं बता रहा मैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक तरीके से एक छोटा सा रोड मैप और बैकएंड में होता क्या, बैकएंड करता क्या है, क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या एपीआई होती हैं, कैसे कॉल की जाती है वो एपीआई, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और जो जावास्क्रिप्ट जर्नी का कोर्स है वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, मतलब कि नेक्स्ट वीक तक शायद वो भी आ जाएगा। और साथ ही चलेंगे बैकएंड का भी और जावास्क्रिप्ट जर्नी का भी, क्योंकि बिना जावास्क्रिप्ट के आप नोड.जेएस तो कर ही नहीं सकते ना। और नोड.जेएस में अगर मैं दोबारा जावास्क्रिप्ट कराने बैठा तो डबल टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा आप जावास्क्रिप्ट एक जगह सीखना और नोड.जेएस एक जगह सीखना। वैसे तो नोड.जेएस बताता हूँ आपको क्या चीज है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा आपको अच्छे से। और आप इस वीडियो में पक्का कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाओगे। हाँ जी, पक्का कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाओगे। एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा, और अगर आपको कोई डाउट लगे तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो ये हमारा ट्यूटोरियल आज का। व्हाट इज बैकएंड एंड व्हाट इज एपीआई, व्हाट इज सर्वर, हाउ सर्वर वर्क, व्हाट इज एपीआई, टाइप ऑफ एपीआई, हाउ एपीआई वर्क एंड व्हाट बैकएंड कैन डू, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं बैकएंड क्या होता है, सर्वर क्या होता है, एपीआई क्या होता है। हाँ जी, इंग्लिश में आपने बहुत सुना होगा यार, सर्वर है उसका उसका ये सर्वर है उसका ये। सर्वर कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट क्लियर कर दूंगा कि ये रियलिटी में होती क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट की। हाँ जी, अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट करना है तो आपको एक छोटा सा रोड मैप चाहिएगा। क्या चाहिएगा? छोटा सा रोड मैप। हाँ जी, बड़े बड़े रोड मैप्स की आपको जरूरत नहीं है, एक छोटा सा रोड मैप ही आपके लिए बहुत काफी है अगर आप करना चाहोगे तो कुछ। तो मेनली आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप परफेक्ट हो, जिसमें आपको मजा आता है ना करने में, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो C++ हो, चाहे वो JS हो, या फिर वो PHP हो, पाइथन हो, जावा हो, रूबी हो, जो आपका मन करे ना वो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। रस्ट भी चूज कर सकते हो आप। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बैक एंड को, मतलब कि सर्वर को बिल्ड करने में। क्या? सर्वर को बिल्ड करने में कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं हर लैंग्वेज के, जो कि आपको हेल्प करेंगे फटाफट बिल्डअप करने पे आपका सर्वर। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेमवर्क के बिना यूज नहीं कर सकते उनको, आप स्क्रैच से ही बना सकते हो सारे सर्वर हर एक लैंग्वेज में। बट आपको जल्दी से काम करवाने के लिए और सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद ना करनी पड़े, आपको बहुत सारा काम कराया मिल जाए, तो इसलिए आप फ्रेमवर्क का यूज करते हो, और करना भी चाहिए। हाँ जी, फ्रेमवर्क का यूज करना भी चाहिए, ठीक है। और एक आपके पास होना चाहिए डेटाबेस। क्या होना चाहिए आपके पास? एक डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, जो आपका मन चाहे वो मोंगो हो, MySQL हो, SQL हो, पोस्टग्रेस हो, और जो आपने डेटाबेस सुने हो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर लो। जो भी आपका डेटाबेस मन करे, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपका हाथ अच्छे से बैठा हुआ हो, वो आप इसमें यूज कर सकते हो। हाँ जी, बस दो चीज चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए और एक डेटाबेस। ये दो चीजें अगर आती है आपको तो एक फ्रेमवर्क चूज करो और एक ORM ODM चूज करो, आपका काम कंप्लीट। अब ORM ODM क्या है? ORM इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर और ODM इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। अब ये क्या चीजें हैं? इसका मतलब है कि जो भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं ना, उनके लिए एक लाइब्रेरी है, ठीक है। उनके लिए वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज को कहते हैं ORM। क्या कहते हैं? ORM। और जो भी डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस है उनके लिए जो लाइब्रेरीज आती हैं वो होती हैं ODM। कौन सी होती हैं? ODM। जैसे MongoDB है, ये एक डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस है, तो यहाँ पर आप ODM का यूज करोगे। जैसे Node.js के अंदर हम Mongoose का यूज करने वाले हैं, तो वो एक ODM है, ठीक है, वो एक लाइब्रेरी है। तो ये ORM ODM एक ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको आपकी लैंग्वेज से और आपके डेटाबेस को कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेटाबेस के अंदर नहीं घुस सकते ना। और उनके अंदर का जो डेटा है वो किस टाइप से सेव है वो आप डायरेक्ट एक जो आपको फॉर्मेट चाहिए ना, उस फॉर्मेट में आप
उठा नहीं पाओगे। तो इसलिए ये लाइब्रेरीज हैं। वैसे चाहो तो कर सकते हो, आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि ऐसे उठा के लेके आए डेटा को, पर पहले ही अगर लाइब्रेरी मिल रही है आपको तो आपको क्यों टाइम वेस्ट करना है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर आपको ORM ODM हेल्प करती हैं डेटाबेस को किसी भी एक लैंग्वेज से लिंक करने में, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के अपने खुद के ORM ODM होते हैं और वो भी हर डेटाबेस के अलग ORM ODM होते हैं। हाँ जी, जैसे MongoDB है जो हमारा, उसका Mongoose है, Prisma है, काफी सारे हैं, और MySQL का भी है और Postgres का भी है। जितने आप डेटाबेस चाहो उनके ORM ODM आपको मिलते हैं। हर लैंग्वेज में किसी ना किसी का एक अच्छा प्यारा सा ORM ODM होगा ही होगा, ठीक है। तो इतना ही था। और अब आप अगर इंटरेस्टेड हो रखे हो कि यार इनमें कौन कौन से फ्रेमवर्क है जो हम यूज कर सकते हैं बैकएंड के लिए, हाँ जी वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए वही बताता हूँ, अभी साइड में चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो C++ अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर आपको C++ बहुत अच्छी आती है तो आप ड्रैगन को और क्रो को चेक कर सकते हैं। हाँ जी, ड्रैगन तो बहुत ही अभी फेमस हो रहा है यहाँ पर, और क्रो को भी आप चेक कर सकते हैं। इनमें आप बैकएंड का डेवलपमेंट कर पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और C++ का तो आपको पता ही है, ये फास्ट ही इतनी है कि आप दौड़े चले जाओगे। उसके बाद JS, देखो JS के थोड़ा सा ना एक्सेप्शनल केस है। JS जो है अपनी वो स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि जो JS का जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है ना, वो डायरेक्ट आप चला ही नहीं सकते, कहीं पर भी नहीं चला सकते आप इसको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है मेनली, अभी तो बहुत सारे इंजन पॉपुलर जैसे कि V8 है क्रोम वालों का, जो क्रोम है उनका V8 है, फायरफॉक्स वालों का अलग है, और सफारी वालों का जो अपना उनका खुद का एप्पल का है वो अलग है, ठीक है। तो अभी Node.js जो है वो क्या है, वो V8, ठीक है, V8 को और C++ को मिला के, V8 और C++ को मिला के, और उसमें से डोम को हटा दिया। पहली बात तो V8 इंजन में से डोम को हटा के, जो भी डोम रिलेटेड फंक्शंस थे उन सभी को हटा के C++ के साथ अटैच करके एक नया इंजन बनाया है जो कि है Node.js। अब ये Node.js क्या है, ये Node.js जो है ना आपको बस सिंपल इतनी हेल्प करता है कि आप जो JS है ना वो अब आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हो। Node.js एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट है, ओके, जिससे आप अपने JS को चला सकते हो अपने कंप्यूटर में विदाउट एनी ब्राउजर। हाँ जी, विदाउट एनी ब्राउजर। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज है जितनी भी जो वो बिना ब्राउजर के ही चलती है वैसे तो आप अगर इसको कंप्यूटर में चला सकते हो तो आप इससे फाइल भी छेड़ सकते हो, आप इससे OS का भी एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप OS की एक्सेस कर सकते हो तो आप वहां से नेटवर्क की भी एक्सेस कर सकते हो और आप अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, आप अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो Node.js के हेल्प से। अब सिर्फ Node.js ही नहीं है जो ऐसा काम करती है, जो JS को आपको अलग से कंप्यूटर में चलाने देती है, और भी है, बन भी है, बन है, और भी काफी सारे हैं अभी अवेलेबल। तो आप कोई भी यूज करो, इनमें से काम एक ही होना है। तो इनमें जो लाइब्रेरी यूज होनी है वो है Express.js, Next.js और Meteor.js, और भी बहुत सारी JS में तो भरी पड़ी है लाइब्रेरीज। एक्सप्रेस है, Next.js है, Meteor.js है, और जो मैं ट्यूटोरियल लेके आऊंगा आपके लिए जस्ट इस वीडियो के बाद, जो ट्यूटोरियल स्टार्ट होंगे वो एक्सप्रेस पर होंगे। हाँ जी, आप बिना एक्सप्रेस के ही बना सकते हो, पर एक्सप्रेस भी हम करने वाले हैं, ओके। और अगर आपके पास PHP लैंग्वेज है तो आप लार्वल फैल्कन का यूज कर सकते हो, पाइथन है तो जेंगो का, फास्ट API का, फ्लास्क का। जो मोस्ट पॉपुलर है वो, वैसे तो सारी मोस्ट पॉपुलर है, जो एडवांस है वो जेंगो है। और अगर आप कहोगे कि जेंगो का, फास्ट API का या फिर फ्लास्क का ट्यूटोरियल भी मैं आपके लिए लेके आऊं तो वो आपकी चॉइस है, वो टोटली एंड प्योर आपकी चॉइस है। आप कमेंट में जरूर बताना कि जेंगो, फास्ट API, फ्लास्क वगैरह इन सभी का ट्यूटोरियल आपके पास लाया जाए या नहीं लाया जाए। देखो फ्यूचर का क्या किसको पता है ना। तो अभी आप कमेंट करो और फिर बताता हूँ मैं आपको कि क्या रहेगा, क्योंकि तैयारी वगैरह करनी पड़ती है ना, सभी काफी चीजें देखनी पड़ती है। देखो बैक एंड डेवलपमेंट देख लिया हमने, आपको क्या चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक डेटाबेस, ठीक है, और उनमें से एक फ्रेमवर्क जिससे आप बनाओगे। अब देख लेते हैं कि सर्वर और बैक एंड इसको कहते क्या है, ये होता क्या है। अब सर्वर पीसी, देखो बहुत हवा बना रखा है कि सर्वर पीसी बहुत बड़े बड़े पीसी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सर्वर पीसी, आप अपना पीसी भी रख सकते हो सर्वर पे, हाँ जी बिल्कुल। बस बात वहां पर अटक जाती है कि आपका सर्वर, आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा फेमस है कि उस पे बंदे हर रोज उसको यूज करते हैं, हर मिनट उसको यूज करते हैं, तो क्या वो इतनी रिक्वेस्ट झेल पाएगा कंप्यूटर, क्या वो इतनी प्रोसेस झेल पाएगा, नहीं ना। तो इसलिए हम बड़े कंप्यूटर रखते हैं जिसमें ज्यादा रैम हो, ज्यादा कोर का CPU हो, और ग्राफिक कार्ड हो, अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट हो। तो ये सभी चीजें हमको देखनी पड़ती है। अगर आप अपने कंप्यूटर में सर्वर को ऑन करते हो तो यार कभी आपके घर की लाइट चली जाएगी, कभी आपका नेट चला जाएगा, तो कभी आपका नेट की स्पीड स्लो हो जाएगी, और कभी आपका पंखा ही उड़ जाएगा कंप्यूटर का।
लैपटॉप का, जो भी है वो। तो उससे बचने के लिए हम सर्वर्स लेते हैं बाहर, मतलब कि बाहर कहीं कंप्यूटर लेते हैं जो हमको बैकअप के साथ प्रोवाइड करते हैं सब कुछ। तो वे क्या करते हैं, वे अपने बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं और जब भी हम उनसे बाय करते हैं तो वे छोटा छोटा कंप्यूटर हमको दे देते हैं। हाँ जी, छोटे छोटे थोड़ी रैम, थोड़ा सीपीयू, थोड़ा ये, उनमें से स्प्लिट करके एक वर्चुअल पीसी हमको दे देते हैं। हाँ जी, वर्चुअल पीसी देते हैं वे हमको, और उनको हम एज अ सर्वर यूज कर सकते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं वीपीएस, आरडीपी वगैरह वगैरह, जो आप कहना चाहो वो आप कह लो। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं सर्वर पीसी। मैंने आपको बता ही दिया कि सर्वर पीसी होता क्या है। सर्वर पीसी का मतलब है कि एक पीसी है जहां पे आपने एक कोड लिखा है कोई सी भी लैंग्वेज में, किसी फ्रेमवर्क का यूज करके, ठीक है, और वो नेटवर्क पे होस्ट है। होस्ट का मतलब है वो नेटवर्क पे है, उसको कि आपने डोमेन दे रखा है, एक आईपी दे रखा है, उस पे कोई भी कॉल कर सकता है, उस पे कोई भी कॉल कर सकता है, कोई भी आ सकता है उस डोमेन पे। ओके, तो यही है अपना सर्वर। और जो देखो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट आपका कुछ भी हो सकता है, आपका वेब हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है। अगर आपने फ्लटर में, रिएक्ट नेटिव मेन में अगर आपने एप्लीकेशन बना रखी है तो एपीआई कॉल कोई भी कर सकता है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो, एपीआई कॉल हर एक कर सकता है। बिल्कुल, हाँ जी। तो इसके बेस पे आप क्या कहोगे कि भाई सर्वर तो एक आपका और क्लाइंट कितने भी हो सकते हैं। वे सारे क्या करते हैं, वे एक रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि भाई मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, और सर्वर क्या करता है, उसके अपोजिट में रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स भेजता है कि भाई एरर आ गया, या आप ऑथेंटिक नहीं थे, या आप अच्छे यूजर नहीं थे, या आप हमारे यूजर ही नहीं थे, या फिर आपको डेटा दिया जा रहा है, ये लो। तो रिस्पॉन्स में वो सारी चीज होती हैं। तो रिक्वेस्ट कर दी जाती है, फिर रिस्पॉन्स मिलता है, ये होती है एपीआई कॉलिंग। हाँ जी, इसी को एपीआई कॉलिंग कहते हैं। रिक्वेस्ट करो और रिस्पॉन्स लो, यही है हमारी एपीआई कॉलिंग। और रिक्वेस्ट क्या करनी है, सर्वर पे। सर्वर का जैसे कोई भी लिंक होता है, कोई भी एपीआई है, api.domain.com है ना, डोमेन, जो भी डोमेन हो उसका .com लगा लो, .in लगा लो, जो भी आपका वो लगाओ, और वहां पर आप अपनी कॉल कर सकते हो एपीआई को। और लिंक हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा एपीआई डॉट, सबके अपने अलग लिंक होते हैं, सबका अपना बनाने का तरीका अलग होता है। और सर्वर क्या करता है, यहाँ पर जो आपने लैंग्वेज यहाँ पे सेटअप करी है, सर्वर जो आपने अपने कोई भी पसंदीदा लैंग्वेज से सर्वर बनाया, वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है ORM ODM के थ्रू। किसके, ORM के थ्रू या फिर ODM के थ्रू वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है और डेटाबेस से लेन देन करता है। मतलब कि कोई यूजर है, उसकी डिटेल आपने डेटाबेस में सेव कर रखी है ना, तो वो क्या करेगा, जब आप यूजर की डिटेल मांग रहे हो रिक्वेस्ट करके, तो वो रिस्पॉन्स देगा, पर पहले वो रिस्पॉन्स से पहले डेटाबेस के पास जाएगा और वो डेटा निकाल के लाएगा, उसको फिल्टर करेगा, जो भी आपने यहाँ पे फिल्टरिंग सेट कर रखी होगी, फिर उसको रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना 1 सेकंड से भी कम में हो जाती है। तो कितनी जल्दी आपको डेटा मिलता है वो तो आपको पता ही होगा। यही है इतना। सर्वर क्या करता है, सर्वर सिर्फ डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता है और अपने क्लाइंट्स को क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी करता है। तो यही है सर्वर और बैकएंड। हाँ जी, यही है सर्वर और बैकएंड, और कुछ नहीं है सर्वर और बैकएंड में। अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स है उसी को कहेंगे हम एपीआई कॉलिंग। एपीआई कॉलिंग, हाँ जी, एपीआई कहते किसको, ये देख लेते हैं। किसी काम को करवाने का लिंक या मेथड। हाँ जी, किसी भी काम को करवाने का लिंक या मेथड, वो है एपीआई। हाँ जी, वो है एपीआई। जब आप डमी एपीआई यूज करते हो, अगर आपने रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाए हैं मेरे साथ, रिएक्ट सीखी है, प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो हम उनमें एपीआई का यूज करते हैं कुछ, है ना। यहाँ पर आप वेबसाइट के बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में जानने आए हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि console.log क्या होता है ना, console.log है ना। जो ये console.log है ना, ये किसकी एपीआई है, ये भी एक फंक्शन है वैसे तो, पर ये ब्राउजर का फंक्शन है ना, ब्राउजर का। इसका है ब्राउजर का फंक्शन है। अब ब्राउजर हमको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ब्राउजर के कंसोल में कुछ प्रिंट करना हो तो इसको यूज करो। तो ये एक तरीके से एपीआई है। ठीक है, मतलब कि किसी काम को करवाने का लिंक या मेथड, ये मेथड ही तो हो गया ना किसी काम को। ये क्या काम करवाता है, ये ब्राउजर के कंसोल में प्रिंट करवाने का काम करता है। तो ये ब्राउजर की एपीआई है ना, ये ब्राउजर की एपीआई है। ऐसे ही console.alert है, नहीं console.alert नहीं है, वो सिंपल अलर्ट है। अलर्ट भी ब्राउजर की एपीआई है ना। तो ये सभी ब्राउजर्स की एपीआई होती हैं जो आप यूज करते हो। और जब आप कहीं से लिंक से डेटा उठा के लाते हो, जैसे यूजर्स उठा के लाने हैं, पोस्ट उठा के लानी है, प्रोडक्ट उठा के लानी, तो वो कुछ ऐसी एपीआई आपको मिलती है HTTPS। फिर उसके पास जो भी होता है यहाँ पर www.website.com और फिर जो भी है /API करके और फिर प्रोडक्ट्स करके जो भी होता है, वो आपको लिंक दिया जाता है एपीआई का, वहां से आप उठा के लेके आते हो। ठीक है,
थोड़ा सा और आपको एपीआई को समझाता हूँ कि रियलिटी में एपीआई क्या है और क्यों यूज करते हैं। रियलिटी में एपीआई क्या है, मान लो ये आपका पिज्जा शॉप है, आपकी गली के पास एक पिज्जा शॉप है, गली के पास मान लो आपके थोड़ी सी दूर रोड कहीं पे जाके एक पिज्जा शॉप है, ठीक है। तो जोमेटो वालों ने क्या कर रखा है, जोमेटो वालों ने एक अपनी ऐप लॉन्च कर रखी है ना कि भाई ये लो ऐप और यहाँ से तुम पिज्जा ऑर्डर कर लो, है ना। पिज्जा कहाँ से आएगा, पिज्जा उस दुकान से आएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जोमेटो वाले उस दुकान की एपीआई को लेके बैठे हैं। हाँ जी, दुकान की एपीआई को लेके बैठे हैं। और जब आप जोमेटो वालों से कहो कि ये वाला पिज्जा इस दुकान से मंगा दो, तो वो उस एपीआई को कॉल कर देंगे, मतलब कि उस फंक्शन को कॉल कर देंगे जो कि उस दुकान वालों को जाके कहेगा कि भाई इस एड्रेस पे ये पिज्जा चाहिए, ठीक है। एक पिज्जा चाहिए, दो पिज्जा चाहिए, जितना भी है वो चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर जोमेटो से, और जोमेटो आगे भेज रहा है और फिर उनका रिस्पॉन्स आ रहा है एक डिलीवरी मैन के थ्रू, है ना। एक डिलीवरी मैन आ रहा है और वो पिज्जा लेके आ रहा है जितने आपने मंगाए थे, एक दो या जो भी है, और आपसे पैसे लेके चला जाएगा, ठीक है। पर यही हमारी एपीआई, बस इतनी सी हमारी एपीआई। एक डिलीवरी मैन को आप ऐसा एपीआई मान सकते हो जो आपका सामान यहाँ से लेके वहां पहुंचाएगा और वहां से उस सामान का प्रोसेस होकर जो डेटा बन के आएगा उसको उठा के आपके पास लाके छोड़ देगा। इतना सा है एपीआई का काम, बस। हाँ जी, अगर आपको एपीआई समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट जरूर करना कि आप क्या समझते हो एपीआई से। वैसे एपीआई की फुल फॉर्म मैंने अभी तक नहीं बताई, आपको पता है? अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। अगर आपको पता है ना तो कमेंट में जरूर लिख के आओ कि एपीआई की फुल फॉर्म क्या है। एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इससे आप वर्ड से ही समझ रहे होगे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये सिर्फ इंटरफेस है, समझ रहे हो। इंटरफेस क्या होता है आपके हिसाब से, इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक जरिया है किसी भी एप्लीकेशन तक पहुंचने का, किसी भी एप्लीकेशन तक काम करवाने का। या फिर जैसे कि आप कंप्यूटर पे काम करते हो, ठीक है, और आप काम कैसे करते हो कंप्यूटर पे, आपके पास कीबोर्ड माउस है ना, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके पास कीबोर्ड माउस ऐसा इंटरफेस है, समझे। तो एपीआई की दो टाइप है यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, तो मेनली दो टाइप है यहाँ पर। GraphQL एक नया टाइप है, नई टाइप का मान लो आप। ये थोड़ा सा फास्ट है और कॉम्प्लेक्स भी है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पर इसमें ये होता है कि जो क्वेरीज है ना वो बहुत इजीली हैंडल करी जाती हैं, आपको एक्स्ट्रा डेटा मिलता ही नहीं है, जो आपको डेटा चाहिए सिर्फ वही मिलेगा। और रेस्ट एपीआई जो है हमारी, जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर आप प्रोग्रामर हो तो, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हो तो आप डे टू डे लाइफ में रेस्ट एपीआई का यूज करते ही होगे। तो रेस्ट का मतलब बताओ आप क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताओ मेरे को रेस्ट एपीआई की क्या फुल फॉर्म है और क्या आपको पता है। वैसे इसकी फुल फॉर्म जो है वो है रिप्रेजेंटल स्टेट ट्रांसफर। हाँ जी, रिप्रेजेंटल स्टेट ट्रांसफर। इसका मतलब आप समझ ही पा रहे होगे, एपीआई से आप वैल्यूज लेते हो ना, जो भी डेटाबेस में वैल्यू है करंटली, जो भी स्टेट है, अगर आपने रिएक्ट करी है तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि रेस्ट एपीआई का मतलब है रिप्रेजेंटल स्टेट ट्रांसफर। जो भी स्टेट है, जो भी वैल्यूज है, उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हो आप इससे। तो बस इतना ही है। बाकी एपीआई से कुछ मेथड है, जो रेस्ट एपीआई है ना उनकी बात कर रहा हूं मैं। गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, और भी है एक्स्ट्रा ऑप्शन, हेड, कनेक्ट, ट्रेस, ये भी है। इनके आप यूज नहीं करोगे, मोस्टली आप इनका यूज करोगे ही नहीं। आज तक मेरे ये कभी यूज नहीं आई, ज्यादातर आप इन्हीं का यूज करोगे। गेट का मतलब आप किसी चीज को गेट कर रहे हो, डेटा को ले रहे हो, डेटा लेना है ना, लेना। पोस्ट का मतलब है डेटा को डालना, न्यू डेटा डालना सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पे हम नया डेटा भेज रहे हैं कि भाई ये ले। जब आप किसी भी फेसबुक पे पोस्ट करते हो या फिर कहीं पर ब्लॉग पोस्ट करते हो तो वो एक तरीके से पोस्ट ही मान लो। पोस्ट का मतलब है पोस्ट एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है, और उस पर क्या हो रहा है, कोई नया डेटा डाला जा रहा है। पुट का मतलब है जो आपने डेटा डाल रखा है ना ऑलरेडी, उसको पूरे को चेंज कर देना। या फिर पुट भी आप पोस्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो कई इसको अपडेट में यूज करते हैं, कई पोस्ट में भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि पोस्ट ही करना है आपको डेटा डालने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गेट से भी डेटा डाल दोगे, मैं बता रहा हूँ ना, आप गेट से भी डेटा डाल सकते हो, आप पुट से ही, पैच से भी, डिलीट से भी मैं डेटा डलवा सकता हूँ आपसे। हाँ जी बिल्कुल, डेटा डलवा सकता हूँ डिलीट से भी। पुट वैसे यूज होता है ज्यादातर अपडेट में, जब आपको पूरा का पूरा एक मॉडल अपडेट करना हो, मतलब कि पूरा का पूरा एक यूजर का सिस्टम कंप्लीट डिटेल अपडेट करनी है, तो ज्यादातर वहां पे अपडेट में यूज होता है ये, ठीक है। पैच भी अपडेट में यूज होता है, अपडेट में,
पर पैच का और पुट में ये डिफरेंस है, पैच आपका छोटी चीजों के लिए यूज होता है कि भाई ये लो, ये छोटी छोटी चीज अपडेट कर दो, काफी सारा डेटा आपको अपडेट करना हो, मतलब कि मान लो एक यूजर है, मान लो उसका एक यूजर नेम है, उसकी ईमेल है, उसका एड्रेस है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, तो जब आपको पूरे यूजर की हर एक चीज अपडेट करनी है तो आप पुट का यूज करोगे, और जब आपको कंप्लीट बस यार ईमेल चेंज करना है और यूजर नेम और एक आधी चीज पार्शली अपडेट करना है ना, तो आप पैच का यूज करोगे। ठीक है, तो आप पैच का यूज करोगे, वैसे तो आप कोई भी यूज करो इंटरचेंजेबली, आपकी चॉइस है, बस एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है ना। जब भी आप डिलीट एपीआई कॉल कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप डिलीट कर रहे हो एपीआई से, कुछ ना कुछ, एक प्रोडक्ट हो गया, यूजर हो गया, कुछ ना कुछ आप डिलीट कर रहे हो एपीआई से। तो यही हमारे मेन मेथड्स, इनको आप इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हो। पोस्ट से आप सारे काम करा लो, डिलीट का, गेट का, पुट का, पैच का, सब कुछ करा लो, अलग अलग लिंक चाहिए। तो ये मेथड इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर आपके साथ कोई और प्रोग्रामर भी काम कर रहा है और अगर आप अपना सॉफ्टवेयर आगे इंटरव्यू में दिखाते हो या फिर कहीं और शो करते हो, उनको बताते हो कि यहाँ पे गेट पोस्ट लगाई है मैंने, तो वो जो एपीआईज है ना वो उनको देखते ही समझ जाएंगे, अच्छा कि गेट है तो डेटा गेट करने के लिए लगाई है, पोस्ट है तो डेटा पोस्ट करने के लिए लगाई है, पुट अपडेट के लिए, पैच भी अपडेट के लिए, और डिलीट के लिए डिलीट लगाई है इसने। ठीक है, हमारी नॉलेज है इसको, तो ये यूज होती है इस तरीके से। आप इनको खुद भी बना सकते हो, इन एपीआई को सारी की सारी खुद बना सकते हो। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अभी ये जो बैकएंड का सीरीज चलेगी इसमें मैं इन्हीं को तो बनाना सिखाऊंगा आपको, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि एपीआई क्या है, बैकएंड क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं बैकएंड कर क्या सकता है। देखो, बैकएंड आपके डेटा को हैंडल कर सकता है, जो भी आपने डेटा भेजा है उसको फिल्टर करना, उसको सॉर्ट करना, उसको डेटाबेस में डालना। ठीक है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, डेटाबेस से डेटा लेना, उसको फिल्टर करना, करवाना हो तो ठीक है, और उसको आपके पास भेज देना, उसको आपके पास भेज देना डेटा को, तो ये बैकएंड कर सकता है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग भी कर सकता है कि भी नई एक फाइल क्रिएट कर देगा आपके ओएस में, आपके उस फोल्डर में। ओके, और उस फाइल में एडिटिंग कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो फाइल को, और एक बार मैंने आपको फाइल का बता दिया, फाइल को अपलोड करवा सकते हो आप, डिलीट करवा सकते हो, फाइल को सेंड कर सकते हो। जैसे आप कहीं से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो यहीं पर बैकएंड से ही फाइल को भेजा जाता है, तभी आप डाउनलोड कर पाते हो वहां पर फ्रंट एंड में। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। और हाँ जी, पहले बता दूं, कोई हवा नहीं है ये बैकएंड। हाँ, काम करने में मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर हम कोई विजुअलाइजेशन नहीं करने वाले। जब आप फ्रंट एंड करते हो तो उसमें आपको उसमें दिखता है, हाँ भाई ये हो रहा है, हाँ बटन बनाया, ये बटन बन गया, राउंडेड कर दिया उसको, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस उसकी अच्छी कर दी, कलर लगा दिया, तो आपको वहां पे दिखता है होता हुआ। यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे टर्मिनल बेस काम है, बैक एंड में सारा टर्मिनल बेस काम होता है। आजकल तो यूआई भी बनने लगी, पर फिर भी इंटरनली टर्मिनल बेस ही काम होगा बैक एंड में। ठीक है, इंटरेक्ट विद अदर बैकएंड्स। भाई अगर किसी ने और ने बैकएंड बना रखा है और उन्होंने कुछ एपीआई लॉन्च कर रखी है, तो आप अपने बैकएंड से उनके बैकएंड को एक्सेस कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हो। एपीआई को कॉल करती है ना, आपकी एपीआई जो है वो उसकी एपीआई को कॉल करेंगी। थर्ड पार्टी एपीआई भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि हम इसके अंदर किसी भी टेक्स्ट को हैशिंग करना सीखेंगे कि उसको एनक्रिप्ट कैसे किया जाए, उसको डिक्रिप्ट कैसे किया जाए, टोकन कैसे बनाए जाए। तो अदर लाइब्रेरीज भी हम यूज करेंगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी एपीआईज, ये सभी हम यूज करने वाले हैं, है ना। तो ये तो हम सीरीज में करेंगे। बस अभी मैंने आपको ये बताया कि बैकएंड कर क्या सकता है, तो बैकएंड की नॉलेज आपको हो गई है, वो एपीआई की नॉलेज हो चुकी है। अब आपसे कोई पूछे कि सर्वर क्या है, तब क्या कहोगे? और एक बहुत सारा बहुत बड़ा कंप्यूटर एक सर्वर होता है। नहीं, एक कंप्यूटर सर्वर होता है, वो कितना भी छोटा हो, कितना ही बड़ा हो। ठीक है, एक कंप्यूटर नॉर्मल पीसी, और उसके अंदर जो आप प्रोग्राम करते हो वो सर्वर होता है। नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम जो आप बनाते हो कि जो डेटा लेगा, जो डेटा देगा नेटवर्क पे, वो है सर्वर। हाँ जी, वो है सर्व, जो सर्व करता है ना, जो सर्व करता हो चीजें। जैसे वेटर को मान लो आप, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर एक वेटर होता है ना सर्व करने वाला, कि ये लो आपने ये ऑर्डर किया था, ये लो आपने ये ऑर्डर किया था, ये लो आपने ये ऑर्डर किया था, तो उसको आप सर्वर मान सकते हो। हाँ जी, बस इतना सही है बैकएंड और एपीआई। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें, स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करो, जिसको बैकएंड की नॉलेज चाहिए इस वीडियो को शेयर करो। हाँ जी, बैकएंड क्या है, कैसे काम करता है, क्या एपीआई है, ये सभी हमने डिस्कस करा इस वीडियो के अंदर। तो ये जाओ आप अपने दोस्तों के पास शेयर करो, अपने फेलो डेवलपर्स के साथ, जो भी बैकएंड करने की कोशिश कर रहा हो, उसको समझ नहीं आ रहा हो या फिर घुसने वाला हो इस फील्ड में, आप शेयर जरूर करो, उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा उसका। क्योंकि जब देखेगा कि हाँ भाई सर्वर है, एपीआई है, कुछ ऐसे होते हैं ये, तो इंटरेस्ट बढ़ता है। हाँ जी, इंटरेस्ट बढ़ता है। और कमेंट जरूर करो गाइस, जो भी अगर आपको डाउट हो, या फिर जो मैंने आपको टास्क दिए हैं इसके अंदर कि रेस्ट की फुल फॉर्म बताओ, या फिर इन सभी चीजों की फुल फॉर्म बताओ, जो चीज की मैंने बताई आपको, एपीआई की, रेस्ट की, तो वो जरूर बताओ मेरे को कमेंट में। उससे थोड़ा सा ये मिलता, हाँ आप
एनकरेज हो रहे हो, आप काम कर रहे हो, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आप कर रहे हो, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हो आप मेरे साथ, तो हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और तो हम आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में इंटरफेस कौन सा है? उसके बीच में इंटरफेस है यूट्यूब का। हाँ जी, यूट्यूब का इंटरफेस है उसके बीच में, तो आप समझ जाओ इंटरफेस क्या होता है। ओके गाइस, बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहो एंड बी सेफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।